Good evening, all. We are here to discuss the answer key of NTSO held today in the International School. I will provide you the answer key of class 8 of complete science, chemistry, physics, and biology. So let's discuss without any further ado. Let's start with the questions. Let's start with the first slide. Here we have a question number one. A wooden block is placed on a smooth horizontal surface. The two horizontal forces act on it simultaneously. दो horizontal forces लग रही हैं simultaneously. ठीक है ना? अगर हम एक ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे, ड्रॉ अ ब्लॉक, तरफ हम मान लेते हैं ईस्ट और दूसरी हम पहले फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हैं। तो ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वेस्ट की तरफ भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स, अगर फोर्सेस ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं नेट फोर्स से, तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटा? जीरो। लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन। तो द ब्लॉक विल मूव्स ईस्ट बिकॉज फोर्स एड अप, ऑब्वियसली नेट फोर्स जीरो है तो ब्लॉक मूव कर ही नहीं सकता। द ब्लॉक विल मूव वेस्ट, नहीं करेगा मूव, नेट फोर्स जीरो है। द ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड कॉन्टिन्यूस मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है लेकिन दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है लेकिन न्यूट्रलाइज कर रहे हैं दोनों फोर्स एक दूसरे को, तो नेट फोर्स जीरो है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट कॉन्टिन्यूसली मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ब्लॉक विल स्टार्ट रोटेटिंग, राइट? Last option is D. D obviously incorrect. Now let's see what is the next question. Next question is four objects of the same weight placed on a soft sand. Obviously, यहाँ पे देखो object P has a larger flat base, Q has a narrow base, R has a pointed base, object S has a curved base. Obviously हमें पता है pressure is equal to area, right? अब देखो का एरिया ज़्यादा होगा बेटा, वो प्रेशर क्या होगा उसका होगा। लेट्स सी विच ऑब्जेक्ट विल सिंक डीपेस्ट इनटू द सैंड। देखो डीपेस्ट वही जाएगा जिसका एरिया क्या होगा? सबसे कम। का एरिया सबसे कम होगा, का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो लेट्स सी एरिया सबसे कम किसका होगा। एरिया सबसे कम उसका होगा बेटा, देखो लार्ज फ्लैट बेस है तो एरिया इसका ज़्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होगा? कम। क्यू हैज़ अ नैरो बेस, नैरो बेस है पर लेकिन हमारे वहाँ पे पॉइंटेड बेस भी है और कर्व्ड बेस भी है। ऑब्वियसली पॉइंटेड बेस ऐसा होता है, पॉइंटेड बेस का एरो कैसा होता है, सॉरी इसका जो बेस होता है तो सरफेस एरिया सबसे कम होगा पॉइंटेड बेस का। पॉइंटेड बेस का सरफेस एरिया सबसे कम होगा इसलिए सबसे ज़्यादा सिंक करेगा, इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन आर, आर कहाँ है? ये रहा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेम, राइट? इज द करेक्ट आंसर फॉर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three holes XYZ are made at a different heights in the side of a water filled container. ये water filled container है। हमने क्या किया? अलग अलग जगह पे XYZ पे अलग अलग तीन होल्स कर दिए हम, ठीक है? X Y पे और एक Z पे होल। अब हमें पता है इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया, तो वील नो दैट डेप्थ के साथ क्या होता है? फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है। हाँ देखो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा। तो जो डेड वाला होल है यहाँ से वाटर का जो फ्लो होगा सबसे ज़्यादा और फोर्सफुली आएगा, मतलब वाटर, वाटर कम्स आउट विद मैक्सिमम फोर्स फ्रॉम होल डेड। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाटर कम्स आउट इक्वल फोर्स फ्रॉम द ऑल होल्स, नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि डेप्थ के साथ फ्लूइड की प्रेशर, वाटर कम्स आउट मैक्सिमम फोर्स फ्रॉम द होल एक्स, नहीं, वाटर कम्स आउट विद मैक्सिमम फोर्स फ्रॉम होल जेड बिकॉज फ्लूइड का डेप्थ के साथ साथ में प्रेशर बढ़ता है। वाटर डज नॉट कम आउट फ्रॉम द होल। ऑब्वियसली ऑप्शन बी, ए एंड डी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू हील्स इज, कितना फोर्स है? 500 न्यूटन दे फोर्स वैल्यू दे रखी है आपके पास में। और क्या दे रखा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारे पास गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10 की पावर -4 मीटर। एक हिल का दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन हिल इज दिस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल इज, हिल की बात कर रहे हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू हिल्स, दो हिल्स का निकालना है आपको, तो एरिया आप पहले तो एरिया निकाल लो।
10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हील का हो जाएगा, हील फर्स्ट आपकी सेकंड का हो जाएगा 10⁻⁻⁻ और टोटल एरिया कितना आ जाएगा बेटा 10⁻⁻। ठीक है, अब हमें पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पुट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स हेयर इज 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा बेटा आपके न्यूटन बाय 10⁻⁻⁴ आपका आ जाएगा 50 पर मीटर 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप डेसिमल करते हैं क्या होता है, तरफ शिफ्ट करते हो 10 की पावर बेटा किस के अंदर 0.5 कर लेंगे, इंटू हमने 2 डेसिमल यहाँ शिफ्ट करे हैं 10 की पावर हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर लेकर के जाओगे, ये माइनस में है, ऊपर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, तो आपने प्लस हो जाएगा 10। करेक्ट आंसर इज 2.5 इंटू 10 की पावर करेक्ट आंसर, राइट। So now let's see what is the next question. The radii of the press plunger and the pump plunger are given in the ratio 30:4. When effort of 32 kgf act force दे रखा है 32 kgf, इसका है बेटा ये पंप प्लंजर का फोर्स गिवन है, देन मैक्सिमम एफर्ट विच प्रेस प्लंजर कैन ओवरकम इज। आपको प्रेस प्लंजर का प्रेशर निकालना है और पंप प्लंजर का प्रेशर आपके पास गिवन है। ओके, so in order to solve this question you have to, we will know that pressure is equal to on area, right? So according to Pascal's law, according to Pascal's law, Pascal's law आपसे कि भैया जो प्रेशर पंप प्लंजर का है वही प्रेशर किसका होगा, प्रेस प्लंजर का होगा ना? दोनों का प्रेशर क्या होगा सेम। अगर प्रेशर ऑफ पंप प्लंजर इक्वल टू ऑफ प्रेस प्लंजर, जितना प्रेशर प्लस पंप प्लंजर का होगा उतना ही प्रेशर प्रेस प्लंजर का भी इक्वल टू, वी कैन रीराइट एज प्रेशर होता है फोर्स अपॉन ऑफ पंप प्लंजर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पंप प्लंजर, फोर्स ऑफ और प्रेस प्लंजर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ। हमें सॉल्व किसके लिए करना है इसको, फोर्स ऑफ हो जाएगा फोर्स ऑफ प्लंजर इनटू सॉल्व करना एरिया ऑफ प्लंजर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ जाएगा। अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर, लिख सकते एरिया को हम लिख बाय इक्वल टू पाई आर पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर। पाई कैंसिल, पास में आर पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का, आर पी की वैल्यू यहाँ पुट करो 30, रेशो गिवन है 30 डिवाइडेड बाय ये आपकी पंप प्लंजर की है, प्रेस प्लंजर की रेशो कितनी है बेटा करना है आपको, पेयर कर दोगे तो देखो इसको पहले हाफ कर लो, आ जाएगा बेटा 3 डिवाइड बाई 2। मैं वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ,
इनका स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना आएगा इसका, कैलकुलेट करो आप। 0.25 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो अब इस टर्म को सॉल्व कर लोगे तो 56 पॉइंट कितना आ जाएगा, 56.25। 56.25 आपके पास में ये वैल्यू आ गई। और ये आपके पास में गिवन है यूजिंग इक्वेशन 1। तो 1 कर लेते हैं। नाउ यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, फोर्स ऑफ प्रेस प्लंजर। एफपीयू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन सर, कितनी है 32 kgf। डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ एफ, और के पास में अभी कितनी वैल्यू आई, एरिया ऑफ प्रेस प्लंजर और एरिया ऑफ पंप प्लंजर की वैल्यू कितनी है बेटा, इक्वल टू 6 जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब आप इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे बेटा आपके पास आंसर कम्स आउट टू बी इन 100। ऑप्शन इज द करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव टू रब दिस, ओके, solve this question. In order to solve this question number 6, we need a space over there, so rub the code, right? Option C is correct. Okay, now the question number 7. If the mercury in the barometer is replaced by a water, अगर mercury based barometer होते हैं, अगर आप उसको replace कर दोगे water से, तो what will be the resulting height of the water column? Density दे रखी है water की 1000 kg meter cube. Density of mercury is density of mercury 13600 meter cube. Given है question के अंदर. So now let's solve this question. In order to solve this question, we need to find out the following terms. The question number 6. So we need to the pressure of the fluid. हमें पता है pressure of fluid का formula है height, density और gravity. H is a height, rho is a density और G क्या है बेटा, gravity. Obviously gravity की approximately 10 के आसपास ले लेते हैं, 9.8 होती है, 10 के पास कंसीडर कर सकते हैं। प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, प्रेशर ऑफ मर्करी पास्कल लॉ से लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच एच जी रो एच, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल आउट हो जाएगी, देखना आप दोनों तरफ, इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, तो जी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम डेंसिटी ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम डेंसिटी ऑफ। तो हमें इसको किसके लिए सॉल्व करना है बेटा, फॉर द हाइट कॉलम, हाइट ऑफ वाटर की हाइट निकालनी है हमें ना, वाटर के कॉलम की हाइट। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी कॉलम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे आप वैल्यूज क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और आपके पास देखो वैल्यू सारी गिवन है। हाइट ऑफ मर्करी को देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, हाइट गिवन है हमारे पास में मर्करी कॉलम की, स्टैंडर्ड हाइट होती है कितनी, 0.76 मीटर। ओके, डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर, 136 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg मीटर क्यूब। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 0.7 इंटू सॉल्व कर लोगे 13.36 10 से, और हाइट कितनी आ जाएगी बेटा वाटर कॉलम की, हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू 10 पॉइंट कौन सा है सर, इज द आंसर। So let's further for the next question. Move further. Yes. A box of a mass 10 kg has a base area. Area given है, mass given है इस बार 10 kg. ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। What is the pressure exerted by it on the ground? अब ये आपने कन्वर्जन दे रखा है, टेक 1 kg of is equal 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 किलो
वॉट को लेना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, मास, हमें फोर्स निकालना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए, वी नो दैट मास कितना है, मास गिवन है बेटा हमारे पास में 10 kg, 10 जी 10 kg अगर मास है तो इतना ही फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना। मास अगर 10 kg है, फोर्स भी सेम लग रहा होगा। और कन्वर्जन के लिए हमें क्या निकालना है, कन्वर्जन का दे रखा है 1 किलोवाट, आपको किसको लेना है, 10 न्यूटन के इक्वल। कन्वर्जन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स निकालने के लिए मास इनटू कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर आपके पास में गिवन है क्वेश्चन के। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, मास कितना है बेटा 10 इंटू कन्वर्जन फैक्टर कितना है 10 न्यूटन, ठीक। 10 यहाँ पे 10 न्यूटन बाय केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 100 न्यूटन। तो फोर्स आ गया आपके पास में 100 न्यूटन्स। तो अब हमें पता है प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो वैल्यूज पुट कर दो, 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना है बेटा 1 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। आप क्या करोगे के अंदर, अब तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो पास्कल। प्रेशर कितना आ जाएगा 100 पास्कल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम, राइट। So let's move further. We need to rub the board in order to solve the next question. So in order to solve the next question, we have to rub the board space. Okay. The next question is question number 8. Which of the following combination correctly matches the method used within the purpose? Grooves on tire. जो ग्रूव्स होते हैं टायर्स के वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस अगर होगा तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, इंक्रीज नहीं। लुब्रिकेटिंग ऑफ मशीन, लुब्रिकेटिंग देखो बेटा मशीन्स के पार्ट्स को लुब्रिकेट इसी वजह से करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा डिग्रेड ना हो। तो ये फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। यूजिंग ब्रेक पैड्स, ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है ताकि ब्रेक के ऊपर अच्छा फुटवर्क हो सके, ठीक है। तो अब देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल करेक्टली मैच द मैथड्स यूजिंग विद इट्स पर्पस। लुब्रिकेटिंग ऑफ मशीन विल रिड्यूस द फ्रिक्शन, यूजिंग ब्रेक पैड्स रिड्यूस फ्रिक्शन नहीं, ये इंक्रीज करता है बेटा। ये वाला भी एलिमिनेट, ये वाला भी, और करेक्ट लुब्रिकेटिंग ऑफ मशीन रिड्यूस दी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A cyclist ride at the same speed on 2 different days. Day 1 calm weather, day 2 strong wind blowing opposite to the direction of motion. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में अगर फोर्स है या विंड है तो ऑब्वियसली साइक्लिस्ट को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेट्स सी, द साइक्लिस्ट एक्सपीरियंसेस लेस फ्रिक्शन ऑन डे 2, नहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, राइट। एयर फ्रिक्शन इंक्रीजेज ऑन डे 2, रनिंग मोर एफर्ट, यस। एयर फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से डे 2 के अंदर रिक्वायरिंग अ मोर एफर्ट। फ्रिक्शन एक्ट ओनली व्हेन सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, विंड डज नॉट अफेक्ट फ्रिक्शन। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Two students strike identical tuning fork at A and B and place them near their ear. Turning a fork A produces a loud sound with low pitch, while turning a fork B produces a soft sound with high pitch. Which of the following statement is the correct? तो जिसकी पिच लो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, हाई होगी, की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है। जिसकी पिच लो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और यहाँ पे देखो आप हाई पिच है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी। तो देख लो आप, टर्निंग फोक ए हैज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन ट्यूनिंग फोक बी, नहीं। ट्यूनिंग फोक बी वाइब्रेट्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, देखो ट्यूनिंग फोक बी की फ्रीक्वेंसी कैसी है, ट्यूनिंग फोक बी हैव अ हाई पिच ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाले ऑप्शन आपको देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड नहीं करता, पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट अप्रोच फॉर द सेम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. During an electroplating,
देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, अ स्टूडेंट यूजेस द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो डायग्राम बना लो बेटा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया हमने, ये इलेक्ट्रोड्स ले लिए, लेट्स से ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये आपने कॉपर का ले लिया, या आपने दे रखा है किसका है बेटा, आयरन स्पून है, ये आयरन स्पून है, और ये आपका कॉपर का है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है CuSO4 का। कैसे बनता है, जब आप H2SO4 को, H2SO4 के अंदर कॉपर सल्फेट को डालते हो तो Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में, कॉपर सल्फेट जो होता है ना बेटा, कॉपर जो होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर टोटली डिसॉल्व हो जाता है, SO4 का सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ से बैटरी लगाओगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, करंट विल फ्लो थ्रू अ सर्किट। यहाँ से आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। अब इस 2 पॉजिटिव आयन को क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, और वो जाएगा कौन सी प्लेट पे, कैथोड पे, कैथोड कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर आपका जाकर के आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दी आयरन स्पून। सी इज दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Next question. An electric current is passed through a solution using a two electrodes. After some time, gas bubbles are seen forming only at one electrode. So the following conclusion most appropriate. देखो अगर गैस बबल्स बन रहे हैं तो कोई ना किसी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, कोई ना कोई चीज़ टूटी है, और फिर जा करके ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होकर के गैसेस बनी है, कोई नई चीज़ बनी है। जब कोई नई चीज़ बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, केमिकल चेंज कहते हैं। तो द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू करंट, इसलिए वहां पे क्या बन रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रोड पे गैसेस के बबल्स बन रहे हैं, राइट। So the option B is the correct one. A chemical reaction is taking place due to current and the gas bubbles are formed. Electric current is flowing only through one wire, ऐसा तो नहीं है. The electrode producing bubble is not connected properly, ऐसा भी नहीं होता. Bubbles तभी बनते हैं जब कोई नया substance आपके पास. Let's move to the next question. Question number 13. If air and clouds were good conductor of electricity, तब क्या होगा? अगर air और cloud दोनों ही अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो फिर जो लाइटनिंग के लिए आपके पास में रिक्वायर्ड, बेसिकली रिक्वायर्ड कंडीशन है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस. वो अच्छे कंडक्टर नहीं होता, एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइन्स बनते हैं वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्लाउड भी ऑब्वियसली नहीं होता, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है. पोटेंशियल डिफरेंस बनने की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है. पर अगर दोनों ही अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे, एयर और क्लाउड वर गुड कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, अब लाइटनिंग हो नहीं पाएगी. तो देखो लाइटनिंग कुड ऑकर विद हायर इंटेंसिटी, नहीं, लाइटनिंग हो ही नहीं सकती, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. लाइटनिंग कुड ऑकर विद अ लोअर इंटेंसिटी, लोअर इंटेंसिटी के साथ भी नहीं होगी. Lightning could not occur at all. Yes, lightning could not occur at all. None of these. Okay, so option C is the correct answer for the same. Lightning could not occur at all. क्यों नहीं होगी बेटा, potential difference चाहिए lightning की. Now let's move to the next question. Which of the following is the natural source of light? आपको बताना है कौन सा natural source of light है इनमें से. ठीक है, आपको क्या बताना है, which one of the following is the natural source of light? सन, वुड, इलेक्ट्रिक लैम्प और टॉर्च. ऑब्वियसली ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल सोर्स नहीं है. सन इज द नेचुरल सोर्स. क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. Which planet is called the morning star as well as the evening star depending on its position with respect to sun? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो देखो वीनस को कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन है, इसके अराउंड में ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट्स में आपका अर्थ है, पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ आता है. क्योंकि इसका ऑर्बिट, वीनस का ऑर्बिट अर्थ के कंपैरिजन में सन के पास में होता है. ड्यूरिंग अ सनसेट और ड्यूरिंग अ सनराइज मरकरी आपको देखने को मिलता है, ड्यूरिंग अ सनसेट एंड सनराइज. इसको इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं. तो वीनस इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन नंबर 15. राइट. So now the next question is question number 16. During harvesting, farmer noticed that some weeds have grown faster than the crop plants.
reduce crop yield. Which of the following method is not most effectively and commonly used to control weeds in large agriculture site? लार्ज एग्रीकल्चर साइड में आपको वीड्स को कंट्रोल करने क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है मैनुअल रिमूवल ऑफ यूजिंग बाय हैंड्स। देखो ये बड़ा इनकन्वीनियंट टास्क है, आप हैंड के साथ में कितना ही रिमूव कर पाओगे। एग्रीकल्चर लैंड, देखो लार्ज एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली आपको स्प्रेइंग अ वीडीसाइड एट अ प्रॉपर टाइम, आपको वीडीसाइड को स्प्रे करना पड़ेगा अगर लार्ज एग्रीकल्चर साइट है तो। ठीक है, अगर स्मॉल है तो आप मैनुअल से कर सकते हो, लेकिन जब लार्ज एग्रीकल्चर साइट है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको वीडीसाइड स्प्रे करने पड़ेंगे प्रॉपर टाइम के अंदर। फ्लोटिंग द इल्ड कॉन्टिन्यूसली नहीं, स्प्रेडिंग द फील्ड कॉन्टिन्यूसली, बर्निंग द फील्ड आफ्टर क्रॉप ग्रोथ, ये वाले ऑप्शंस भी तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी, स्प्रेइंग द वीडीसाइड एट प्रॉपर टाइम। So now let's move to the next question. Question number 16. A farmer noticed that his leguminous crop is growing. Now the biology start better than the non-leguminous crops in the same field without using the nitrogen-rich fertilizers. Which of the following best explain this observation? देखो नाइट्रोजन रिच सॉइल के अंदर और नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होती हैं। ये रूट नोड्यूल्स क्या होती हैं, इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है एज इट इज फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अच्छा ये नेचुरल फॉर्म जैसे कि लाइटनिंग है, फायर अगर कहीं लग रही है तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है NO2 और NO3 के अंदर, ये सॉल्यूबल फॉर्म्स है। इस फॉर्म के अंदर प्लांट इसको क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। N2 की फॉर्म में नहीं कर पाते, ट्रिपल बॉन्ड है, देखो इसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी। थोड़ा बहुत टूटता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नेचुरल प्रोसेस से, जैसे लाइटनिंग हो गया या फायर हो गया, लेकिन क्या होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेगुमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल के अंदर रहता है। अब प्लांट इसको शेल्टर देता है, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, प्लांट इसको शेल्टर देता है, खाना देता है, और बदले में राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में है उसको ब्रेक करके उसके नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो राइजोबियम प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रेट्स, और प्लांट राइजोबियम को क्या दे रहा है, शेल्टर और फूड। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया in root nodules convert the atmospheric nitrogen into usable form. So option B is the correct answer for the question number 17. Now let's move to the question number 18. Large area of forest are being cleared to build up road and factories. As a result, several species of plant and animals disappear from that region permanently. Which of the following term best describes the situation? देखो इमिग्रेशन होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर लेते हो, तो बेसिकली इमिग्रेशन मतलब आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह जब आप जाते हो, ठीक है, आप माइग्रेट कर रहे हो, बेसिक माइग्रेशन। सेकंड है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हैं जो आपकी बेसिकली खत्म होने की कगार पे है लेकिन हमने उसको रिजर्व करके रखा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सटिंक्शन। बायोस्फीयर रिजर्व भी बेसिकली सेफ रखता है प्लांट एनिमल्स को, लेकिन एक्सटिंक्शन क्या है, एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि परमानेंटली आपकी स्पीसीज को क्या कर दिया है, वहां से बेसिकली डिस्प्लेस कर दिया है परमानेंटली, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. इन ह्यूमंस fertilization normally takes place in specific part of female reproductive system. In fertilization occur, the zygote undergoes repeated cell division and finally gets implanted in another part of the system. Which option correctly matches the site of fertilization and site of implantation? देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन आपकी ओविडक्ट के अंदर होती है, पता है ओविडक्ट के अंदर क्या होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जो एग होता है वो स्पर्म से मीट करता है और फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट के अंदर। अब क्या होता है, उसकी सेलुलर डिवीजन स्टार्ट होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। हर 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 दूसरे दिन वो जो जाइगोट होता है वो अलग अलग सेल डिवीजन्स होती हैं उसकी,
और फिर वो जा करके उसकी इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, यूट्रस वॉल्स, यूट्रस की वॉल से फिर वो नरिश होता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर कहाँ होती है, ओविडक्ट के अंदर, और उसकी इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस की वॉल्स क्या करती हैं, उसको नरिश करती हैं, वो ग्रो करती हैं, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन बी, fertilization oviduct, implantation uterus. So let's move to the question number 20. During adolescence, certain glands becomes more active and release chemical substances directly into the blood streams. Blood streams के अंदर endocrine glands क्या करते हैं, secrete करते हैं hormones को, and controlling the growth and development of the body. Which of the following correctly identifies such gland and their secretion? Sweet glands releasing enzymes for digestion? नहीं. Endocrine glands releasing hormones that regulates the body changes? Obviously endocrine glands will regulate, and they will regulate the body changes, and they will control the growth and development of the body. Exocrine glands releasing hormone through duct? नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है. Salivary glands releasing growth chemicals? Obviously not. Salivary glands आपके saliva से क्रिएट करता है जो आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. So this is the complete, this is all from my side. I hope you enjoy the session, right? I hope you enjoy the explanation. Till we meet next, take care. Bye bye.